हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर पूजा व्यास। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को हम दो पार्ट में लेंगे। जो हम लोगों ने हमारा प्रीवियस सेशन लिया था, उस प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट क्लासिफिकेशन, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को हम किंगडम में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑथराइज्ड क्लासिफिकेशन है, जिसे हम यूज करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम मोनेरा पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला किंगडम है ये मोनेरा। ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसमें सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो इसके बारे में हम फर्दर आगे डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज। लेकिन उस सरप्राइज को बताने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए कि मुझे लगता है कि आप लोग जो है वो वीडियोस जो है उसको लास्ट तक नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा सेशन देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। एक बार मिस करेंगे तो उसके बाद में आप लोगों को वापस से टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आप फर्दर आगे और पढ़ते जाएंगे, आपके पास में और बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए इकट्ठी हो जाएंगी। देन आपको वापस से सेम चीज को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अभी आपके पास में टाइम है, आपने स्टार्ट किया है तो अपना पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एक साथ फिनिश करिए। ओके, बाद में देख लेंगे चक्कर में नहीं रहिए। अगर आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करना है, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, जितने ज्यादा मैक्सिमम व्यूज आते हैं या जितने ज्यादा मैक्सिमम कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं, ये हमें मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलिए कि सेशन आपको कैसा लगा। मैंने आप लोगों के प्रीवियस सेशन के कमेंट्स भी देखे हैं। बच्चा, हम लोग लाइव जरूर लेंगे, ऐसा नहीं है कि लाइव सेशन नहीं होंगे, लेकिन रीजन सिर्फ इतना है कि अभी जहां पे मैं फंसी हूं लॉकडाउन की वजह से, वहां पे मेरे पास में डाटा कनेक्शन नहीं है कि मैं लाइव ले सकूं। उसकी वजह से क्या होगा कि लैग करेगा और हमें मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूं कि जब मैं एक बार अपने रेजिडेंट पे पहुंच जाऊं उसके बाद में हम अपने लाइव सेशन को स्टार्ट करें। तब तक के लिए आपको आपके स्टडीज में लैग ना हो, आप अपने स्टडीज को पूरा हम ये बोल रहे हैं कि टाइम टू टाइम जो है ना, वो उसका जो टाइम टेबल है वो बिगड़े नहीं। हमारा जो ये दिशा बैच है 2023 का, इसके अंदर बायोलॉजी पीछे ना रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें ये क्लासेस लेनी है थ्रू आउट द ईयर। हम धीरे धीरे इस सिलेबस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हमारे पास में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और इसके बाद में हमें रिवीजन क्लासेस भी लेनी होगी, हम क्विज भी करेंगे, हम बहुत सारी चीजें इसके अंदर करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट ऐसा है कि आपको जो अभी क्लासेस अवेलेबल हो रही है उनको पूरा देखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है हमारे पास में, वो सरप्राइज क्या है चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए, हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव सुपर नर्चर बैच, जो हमारे जो सीनियर फैकल्टीज हैं वो इस बैच को लेंगी। ये है फॉर नीट 2023 और बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है फ्रॉम 19 मई। ये जो है स्टार्ट होना है 19 मई से, यानी कि आपको अपने जो बोलते हैं ना टारगेट्स जो हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपकी डेस्टिनी है, उस तक पहुंचाने के लिए हमने स्पेशल ये बैच जो है वो बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में 2022 के लिए भी हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है उड़ान बैच, और ये भी हमारी सीनियर फैकल्टीज जो हैं वो लेंगी। प्रदीप सर है इसके अंदर, और ये बैच जो है ये भी स्टार्ट होना है 19 मई से। चलिए फिर देखिए, एक बैच और है हमारा नीट 2023 के लिए, लीजेंड बैच है ये। और देखिए लीजेंड बैच जो है ये भी हमारी सीनियर फैकल्टीज लेंगी, और ये बैच भी जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 19 मई, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको हमारा सब्सक्रिप्शन भी ले लेना चाहिए, राइट। देखिए, टॉपर्स बैच है, ये भी स्टार्ट हो रहा है नीट 2022 के लिए, और ये जो फैकल्टी है ये आपका ये बैच जो है वो स्टार्ट करने वाली है फ्रॉम द 19 मई। तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रही है न्यू बैचेस, और आपको इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहिए। इन क्लासेस जो है इनका बेनिफिट उठाना चाहिए। देखिए, जितनी भी फैकल्टी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी, ये सभी बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है, और ये सभी आपको पढ़ने का एक नया नजरिया देती हैं। आप देखिए, किसी के भी साथ में पढ़ेंगे तो आपको व्यू जो है वो आपको डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो आप जिस भी टीचर के साथ में कनेक्ट करते हैं उसकी क्लासेस को लीजिए। चलिए, तो आपको क्या करना है, देखिए आपके लिए हम लोग लेके आए हैं बम्पर ऑफर, ठीक है। ये नीट यूजी के लिए है। आप हमारे प्लस कोर्सेज के लिए
जो हमारा हम बोल रहे हैं कि हमारा सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, वो आपको ले लेना चाहिए। और मैं कहती हूँ ये बहुत राइट टाइम है। क्योंकि देखिए, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है टिल नीट 2022। और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है टिल नीट 2023। यानी कि जो 2022 के स्टूडेंट है और 2023 के स्टूडेंट है उनको अभी सब्सक्रिप्शन हमारे प्लस का ले लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बम्पर ऑफर आया है आप लोगों के लिए और फटाफट से जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए, इसी के साथ में देखिए एक और हम सरप्राइज लेके आए हैं अनअकैडमी कॉम्बैक्ट। यहाँ पे वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट होंगे नीट यूजी जो स्टूडेंट है उनके लिए एवरी संडे। आप इसमें फटाफट से अभी एनरोल कीजिए। जो भी टॉप 3 विनर होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसमें वो बेनिफिट उठा सकते हैं हमारे बैचेस के, हमारे लाइव एजुकेटर के साथ में जुड़ सकते हैं, लाइव डाउट सेशन जो है उनको अटेंड कर सकते हैं। राइट, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है वो क्या करना होगा, कोड लगाना पड़ेगा। और वो कोड क्या है? देखिए, वो कोड है VYAS, व्यास। ठीक है, तो ये कोड आप लगाएंगे और क्या होगा, इसी के साथ में आपको जो है इसमें आप एनरोल कर सकेंगे। चलिए, तो आपको इसका भी बेनिफिट उठाना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा सरप्राइज के बाद में जो हमारा सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं और मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, मोनेरा के बारे में मैंने आपको क्या बोला कि मोनेरा जो है इसको किसने लेके आया था? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आया था कभी जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। कॉपलैंड ने इसको माइकोटा बोला, डॉगर्टी एंड एलन ने इसको क्या बोला? मोनेरा नाम दिया। मोनेरा के अंदर वो सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कैसे हैं, जो यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, और उसी के साथ में हम क्या बोल रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट में प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव। अभी देखिए, प्रिमिटिव है ये, और कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वो सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। और आप जानते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया बोलिए आप इनको। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये इनके सोल मेंबर्स हैं किंगडम में मोनेरा के। क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मोनेरा के सोल मेंबर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया आएंगे। देखिए, इनके बारे में अगर मैं इनके हैबिटेट के बारे में बोलूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये किस तरह के नेचर के होते हैं? ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं और दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं ये। अगर हम देखें हमारे सूक्ष्म जीवों की श्रेणी के अंदर तो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, अगर आपने एक मुट्ठी भर रेत लिया है तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ, यानी कि हजारों के अंदर उसमें क्या होंगे? बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। अगर आप देखो कि आपका जो हम ये बोलते हैं ना कि माउथ है, अगर आप उसको खोलते हो, आपकी बक्कल कैविटी है, तो इसके अंदर भी आपको बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये उनका अपना एक इकोसिस्टम क्रिएट कर देता है। राइट, तो यहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, तो बैक्टीरिया जो है वो हम ये बोलते हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ में मैं क्या बोल रही हूँ कि ये नेचर में कैसे होते हैं? ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या हुआ? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये हुआ कि जो सब जगह मिलता हो, सर्वव्यापी, जैसे कि भगवान। ठीक है ना, हम बोलते हैं ना कि गॉड के लिए कि भगवान हर जगह है, वैसे ही अगर हम बात करें हमारे अर्थ की तो यहाँ पर बैक्टीरिया हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। ये बात करें अगर बैक्टीरिया के बारे में कि तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हॉट स्प्रिंग्स में भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब इतना हॉट एनवायरमेंट है उसके बावजूद भी वहां भी मिल रहे हैं ये हमें डेजर्ट में भी देखने को मिल रहे हैं, ये स्नो पे भी देखने को मिल रहे हैं, डीप ओशन के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं,
वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहाँ पे बहुत ही कम लाइफ फॉर्म्स जो है सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, तो जैसे कि मोनेरा के बारे में बात करें तो आर्की बैक्टीरिया भी मोनेरा के अंदर आते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है ये मोस्ट हम बोलते हैं एंशियंट बैक्टीरियाज होते हैं, जो हम बोलते हैं कि जब अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म्स जब डेवलप हुई थी उस टाइम पे ये बैक्टीरिया जो है डेवलप हुए होंगे, जो स्टिल अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये डीप ओशियन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे कोई नहीं मिलता वहां हमें आर्की बैक्टीरिया मिलता है। तो मोनेरा जो है उसके अंदर आर्की बैक्टीरिया भी उसका एक एग्जांपल है। तो हम क्या बोल सकते हैं फॉर द मोनेरन्स, अगर हम सबके लिए ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसके अंदर एक इंक्लूड क्या होगा कि ये जो है ये सब जगह हमें देखने को मिलते हैं, हर तरह के एनवायरमेंट के अंदर मोनेरन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखो अगर हम बात करें इनकी की तो क्या ये सब जगह मिलते हैं, तो ये क्या दूसरे जो जीव होते हैं या जो हम बोले कि दूसरे अदर जो लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है क्या उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं? तो मेरा आंसर क्या होगा? यस। क्यों? क्योंकि मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। पैरासाइट के फॉर्म में, इसका मतलब ये क्या करते हैं, पैरासाइट जो है उनके अंदर हम ये बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, प्री डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। एक्चुअल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें डिफरेंट होता है, तो उसके लिए प्री डाइजेस्टेड फूड उनको कहाँ मिलेगा? किसी भी लाइफ फॉर्म के अंदर, किसी भी हम बोलते हैं ना सेल जो है उसके अंदर उनको मिलेगा। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके ऊपर सर्वाइव करेंगे, उसके ऊपर रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे। तो ये एज ए पैरासाइट किसी भी होस्ट सेल के ऊपर, किसी भी लाइफ फॉर्म के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो पैरासाइट होते हैं उनका एक फिनोमिना ये भी होता है कि वो डिजीज कॉज करते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो हमेशा डिजीज कॉज करेंगे और जो भी होस्ट सेल होती है उसको नुकसान होगा। नेगेटिव हम बोलते हैं कि ये जो इंटरेक्शन है वो नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है। होस्ट सेल जो होती है उसको नेगेटिव इफेक्ट होता है, डिजीज मिलती है, जबकि जो पैरासाइट होता है उसको क्या होता है? बेनिफिट होता है, वो वहां से फूड लेता है। तो एज ए पैरासाइट भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई, एक तो मैंने इंटरेक्शन बता दिया कि पैरासाइट इंटरेक्शन क्या होता है। पैरासाइट इंटरेक्शन के अंदर डाइजेस्टेड फूड है वो किस तरीके का होता है? वो प्री डाइजेस्टेड होता है, पहले से डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। और तीसरा मैंने क्या बताया कि इन बैक्टीरियाज के लिए कि ये एज ए पैरासाइट रहते हैं, यानी ये इनका एक जनरल फीचर हो गया। बट जनरल फीचर के साथ में मैंने पैरासाइट जो इंटरेक्शन है, यानी कि ये आपकी 12th के इकोलॉजी का पार्ट है, मैंने वहां का पैरासिटिज्म जो है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है साथ साथ में। तो देखिए आपकी तैयारी नीट की अब शुरू हो चुकी है, राइट। तो इसको यहीं पे मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं। जब हम क्या करते हैं कि हम हमारे सब्जेक्ट को बढ़ाते रहते हैं आगे की तरफ। 11th जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 11th के अंदर जो एनसीईआरटी की लाइन के अंदर लिखा है आपको सिर्फ वही पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। समटाइम क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया यहाँ लिखा है, लेकिन बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में आपको 12th में दिया गया है। ठीक है, तो आप वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो क्यों ना वहां पे जो पढ़ने वाली चीजें उसको हम यहाँ पर भी डिस्कस करें, और जब 12th स्टार्ट की जाएगी तब हम वहां पर भी उसको दोबारा से करेंगे। तो आप देखो जब आप नीट की तैयारी पूरी आपकी जर्नी होगी उसमें ऑलरेडी सब्जेक्ट के आगे बढ़ते बढ़ते ही आपने 2 से 3 बार जहां जहां पे उसका नाम आया है, जहां जहां पे भी वो वर्ड यूज हुआ है, अगर उसको रिपीट करते जाएंगे तो वो ऑलरेडी आपके दिमाग में सेट हो नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पे लर्निंग एक्स्ट्रा में बैठ के नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ क्लासेस ही लेनी होंगी और एमसीक्यूज ही सॉल्व करने होंगे, बस इतने में ही आपका काम चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने पैरासिटिज्म को एक्सप्लेन कर दिया, तो यहीं पे नोट डाउन कर लो। ऐसा नहीं है यहाँ पे काम नहीं आएगा 11th के अंदर अभी यहाँ पे, लेकिन ये काम आएगा कहाँ पे? 12th के अंदर। बट आपकी नीट की जर्नी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगर हम और डिस्कस करें तो देखिए सबसे पहला कैरेक्टर आता है इनकी सेल वॉल का, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारे इंट्रोडक्टिव क्लास के अंदर कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। देखो यहाँ पे जो ये पेप्टाइड पार्ट है ये किसके लिए आ रहा है? ये पेप्टाइड जो पार्ट आता है ये आता है प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो प्रोटीन प्लस ग्लाइकेन यहाँ पे आया है। ग्लाइकेन जो है, देखिए यहाँ पे ग्लाइकेन वर्ड आया है, तो ग्लाइकेन जो वर्ड है वो किसके लिए होता है? वो शुगर के लिए है। ठीक है ना, शुगर के लिए। तो देखो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि प्रोटीन प्लस शुगर इससे मिलकर जो है वो इनकी सेल वॉल बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की इनकी सेल वॉल होती है। बट यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्सेप्शन तो है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा एक्सेप्शन क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये दोनों मेंबर हैं, किसके मेंबर है? मोनेरा के ही मेंबर है, बट इनके अंदर ये सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं होती। आर्की बैक्टीरिया के अंदर तो मैंने आपको पहले भी बताया है ये किसकी बनी होती है? स्यूडो
म्यूरिन की बनी होती है, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा के अंदर ये क्या होती है, एब्सेंट ही होती है, सेल वॉल ही नहीं पाई जाती। हम एब्सेंट होती है क्या, सेल वॉल, तो पेप्टिडोग्लाइकेन तो नाम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। फिर अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका मेन मेथड ही क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, ये किसी तरह के गैमेट फॉर्मेशन को नहीं करते हैं, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली कोई भी पेरेंटल सेल जो है डायरेक्टली अपनी जैसी ही कॉपी यानी कि क्लोन बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉपी फॉर्म होती है, क्लोन यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। और जहां तक हम देखेंगे तो इनकी जो प्रोजेनी है वो जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली, यहाँ पे हम बोलेंगे जेनेटिकली एंड लॉजिकली क्या होगी, सिमिलर होती है, किससे सिमिलर होती है, पेरेंट से, ठीक है, पेरेंट के साथ में सिमिलर होती है। तो यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन यानी कॉपी जो है वो डेवलप होगी। इसीलिए देखिए एक बैक्टीरिया आसानी से अपनी कॉपी जो है नंबर इंक्रीज कर लेता है, क्यों, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह का मेथड है, देखिए वो है फास्ट मेथड। अगर सेक्सुअल से कंपेयर करें, बहुत आसानी से जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज इंक्रीज की जा सकती है। चलिए, सेल डिवीजन इनके अंदर कैसा होता है, ए माइटोटिक टाइप का होता है। ए माइटोटिक यानी कि यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी आप बोलोगे स्पिंडल क्या होता है, कि देखिए जब कोई सेल होती है, ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, मान ली ये देखिए ये इनके, अगर मैं बोल रही हूँ क्रोमोजोम है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करती हैं, इस तरीके से स्पिंडल फॉर्म कर लेती हैं, यूं, ठीक है। फिर क्या होते हैं कि हाफ क्रोमोजोम या फिर एक ही क्रोमोजोम के दो क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होकर डिफरेंट डिफरेंट पोल पे चले आते हैं। फिर क्या होती है, सेल बीच में से मिडल पार्ट से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, उनका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है और दो सेल बन जाती है, दो प्रोजेनी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा किसी तरह का स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। और जब ऐसा स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये इक्वल डिवाइड नहीं होगा। ये सेल कुछ इस तरीके से डिवाइड हो सकती है कि एक सेल जो है उसमें साइटोप्लाज्म थोड़ा कम गया और दूसरी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म थोड़ा ज्यादा चला गया, यानी कि इस तरह से अनइक्वली वो क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। तो इस तरह के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, ए माइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ए माइटोटिक में क्या होगा, सेल डिवाइड होगी इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी एंजाइम। इनके पास में रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, क्योंकि देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। मैं मान रही हूँ इस बात को कि मैंने बोला इनके पास में न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, वो नहीं पाई जाती इनके अंदर। लेकिन अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ये इनका प्रिमिटिव कैरेक्टर है ज़रूर, बट ये नॉर्मल लिविंग सेल की तरह बिहेव करती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस करती है। तो रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, क्योंकि इनके पास में कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स तो प्रेजेंट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अगर मैं बैक्टीरिया सेल आपको बताऊँ, ये बैक्टीरिया सेल है अगर, तो ये क्या है, ये उनकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड ही आपको क्या मिलेंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम मिलेंगे, ठीक है। मैं डॉट डॉट करके सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है, कोई अगर यूकैरियोटिक सेल होती तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता, राइट, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहेंगे और रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। चलिए, इसी के साथ में हम क्या कह रहे हैं कि साइक्लोसिस जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है। अब बोलोगे साइक्लोसिस क्या है, तो देखिए साइक्लोसिस जो होता है, जो इनका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये इनका जो साइटोप्लाज्म है ये क्या होता है, ये मूव करता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो चारों तरफ इस तरह से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो क्या करता है, स्ट्रीमिंग शो करता है। तो इस तरह की स्ट्रीमिंग जो है वो इनके अंदर नहीं होती, क्यों, क्योंकि इनके पास में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, जो लार्ज साइज वैक्यूल होती है जिसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म मूव करता है, तो उस तरह का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होता। तो साइक्लोसिस जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है। अभी देखो साइक्लोसिस से ना, अभी रिसेंट अगर जीके अपना बढ़ाना चाहो तो साइक्लोन जो आया है ना, तो ये आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा पावरफुल जो है साइक्लोन अभी शुरू हो गया है मुंबई
मुंबई के अंदर और गुजरात के अंदर इसकी न्यूज़ भी आने लगी है। और हम बोलते हैं ना एक जहरीली जो हम बोलते हैं कि जो लिजार्ड होती है उसके ऊपर इसका नाम रखा गया, म्यांमार के अंदर इसका नाम रखा गया। तो जरा मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है आप लोगों को कि जो ये साइक्लोन जो अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंट में, इसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस किसने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, इससे मुझे पता चलेगा। फिर राइबोसोम जो है वो इसमें किस तरह के होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम इसके अंदर होते हैं। अब देखिए दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक होते हैं 80S टाइप के और दूसरे होते हैं 70S। इनके अंदर जो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसीलिए इनके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। जब हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहां पे 70S भी होते हैं और 80S भी होते हैं। 70S वहां पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वहां पे 70S ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गेनेल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर वो प्लांट सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा प्लास्टिड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उनके खुद के साइटोप्लाज्म में 80S टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो 70S एंड 80S दोनों होते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ओनली 70S टाइप के होते हैं, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सेल चैप्टर में हम इसको डिटेल में और करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके बारे में, मोनेरन्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके लिए है, मोनेरा के लिए होते हैं, क्योंकि ये सभी प्रोकैरियोटिक है। ऑल प्रोकैरियोट यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनके लिए, ऑल प्रोकैरियोट्स हैं ये। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। चलिए अब बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया जो है उसको डिस्कवर किसने किया, तो देखिए इसको डिस्कवर करने वाला कौन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को आप याद रख सकते हो डिस्कवरी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने वैसे बेसिकली बनाया था अपना खुद का माइक्रोस्कोप, और उस माइक्रोस्कोप को बनाकर उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है उसको उन्होंने चेक किया, जैसे कि उन्होंने आरबीसी को भी देखा, उन्होंने रेन जो वाटर है उसको भी देखा, उन्होंने अपने जो टिथ होते हैं इसके जो अंदर हम बोलते हैं ना कि वो जो हम बोलते हैं कि कचरा है फंसा होता है उसको भी निकाल के उसको भी माइक्रोस्कोप में देख लिया। और इन्होंने लिविंग फर्स्ट हम बोलते हैं स्पर्म सेल जो होती है उसको भी इन्होंने देख लिया, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली अपने माइक्रोस्कोप को बनाया था। और जब भी हम कोई डिस्कवरी करते हैं तो हमारे अंदर ऐसा नहीं होता कि चलिए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें नजर आती है। तो वैसे ही एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब क्या हुआ, रेन वाटर को देखा तो उसके अंदर उनको क्या नजर आए, उनको बैक्टीरिया नजर आए। ठीक है, तो बैक्टीरिया को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया था डाइएर्किन। ठीक है, डाइएर्किन इनको नाम दिया गया। और उसके बाद में देखिए इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, जिसके अंदर उन्होंने इसके बारे में बताया। बाद में क्या किया गया, इस डाइएर्किन जो है इसको ट्रांसलेट कर दिया गया एनिमल क्यूल्स में बाय रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी ने फिर उसका नेम चेंज किया, उनको एनिमल क्यूल्स बोला, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर उनको लगा इसलिए एनिमल क्यूल उनको बोल दिया गया। और उसके बाद में इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला गया, जो बोला था किसने, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केसेस में। जब हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं वहां पे लुईस पास्चर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड जो है इनके लिए टर्म यूज की थी किसने, लुईस पास्चर ने। अब देखिए, अब बोलेंगे कि बैक्टीरिया नाम किसने दिया, तो बैक्टीरिया नाम दिया था एहरनबर्ग ने। ठीक है, तो बैक्टीरिया नेम जो है वो एहरनबर्ग ने दिया। इनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इंपॉर्टेंट वन इज कि माइक्रो जो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड दिया गया वो किसने दिया, लुईस पास्चर ने। तो ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए हमने क्या बोला कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये बैक्टीरिया जो है डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है ना, ये पैरासाइट होते हैं। तो इसके बारे में किसने बताया, इसके बारे में बताया था कॉच ने। ठीक है, कॉच जो है उन्होंने कॉच पोस्टुलेट दिया था, एंथ्रेक्स डिजीज जो होती है, एंथ्रेक्स डिजीज उसको स्टडी किया था और बताया था कि ये जो है डिजीज कॉज करते हैं। तो बैक्टीरियाज जो हैं बहुत सारे हमारे लिए हम ये बोल सकते हैं कि इकोलॉजिकली बेनिफिट के भी हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जो कर्ड जमाने में काम में आता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया और कुछ एंटीबायोटिक्स भी हमें देते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें कॉच ने बताया था, राइट, जिसे हम कॉच पोस्टुलेट कहते हैं। तो ये कुछ छोटी सी हिस्ट्री है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके नॉलेज पर्पज से। ये कहीं और नहीं बताया जाएगा। फर्दर आगे नीट सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद में आप मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएंगे, आप वहाँ मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये जनरल चीजें हैं जो आपको नॉलेज में रहनी चाहिए। वहाँ पे आपको फर्दर और चीजें सिखाई जाएंगी जिन पे हम बोलते हैं बेसिकली जोर दिया जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे हमारे इस पूरे लाइव सेशन में, वो डिस्कस करेंगे हम बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस की, ठीक है। यानी बैक्टीरिया अपने लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें करता है। वो रेस्पिरेशन करता है, बैक्टीरिया जो है वो फूड लेता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, ये बेसिकली हम बात कर सकते हैं। ये 3 ऐसे लाइफ प्रोसेस हैं जो बैक्टीरिया के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलिए, तो बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस को हम डिस्कस करें उससे पहले हम बैक्टीरिया की शेप देख लेते हैं कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है। देखिए, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो हम सेल चैप्टर के अंदर पूरी कंप्लीट जब हम प्रोकैरियोटिक सेल करेंगे तो वहाँ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे कुछ स्पेशल हम बोलते हैं इसके एग्जांपल्स है, जैसे साइनोबैक्टीरिया है या फिर माइकोप्लाज्मा है, तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस जो है वो हमारे नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। क्लियर? शेप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो किस प्रकार का हो सकता है, यानी कि शेप कैसी हो सकती है। तो देखिए, इसमें हमारे पास में 4 प्रकार की जो हम बोलते हैं बैक्टीरिया के अंदर हमें शेप जो है वो देखने को मिलती है। एक होता है कोकस, दूसरा है बैसिलस, तीसरा है विब्रियो और चौथा है स्पाइरुलम। देखिए, कोकस का मतलब क्या है? कोकस का मतलब होता है कि जिसके अंदर बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, हम शेप जो है वो कैसा होता है, वो राउंड होता है, ठीक है। जब राउंड होता है उसको हम बोलते हैं कोकस। तो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया की हो सकती है। अब देखो, यहाँ पर तो मैंने एक सिंगल ही बनाया है, ये इस तरीके से हम ये बोलते हैं कि चेन के फॉर्म में भी हो सकता है या गुच्छे के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली इनकी सिंगल जो सेल होती है उसका शेप कैसी है, राउंड होती है। तो इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, कोकस शेप बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोकस होते हैं। अब देखो, बैसिलस जो है, बैसिलस जो बैक्टीरिया है वो किसको बोला जाता है, जिनके अंदर शेप कैसी होती है, रोड शेप होती है। देखिए, ये रोड शेप आपको नजर आ रही होगी। लैक्टोबैसिलस कुछ इसी तरीके का होता है, रोड शेप। अब इसमें भी सेम कंडीशन है, ये तो मैंने एक सिंगल बताया आपको, सिंगल सेल किस तरह की है, लेकिन अगर ये सेल जो है वो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, अब वो अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है। अब डिप्लोबैसिलस के अंदर तो क्या होती है, 2 बैसिलस सेल होती है इस तरीके से, ठीक है। और आपने देखो ई कोलाई अगर होगा तो ई कोलाई के अंदर भी सिंगल बैसिलस सेल होगी और उसके अंदर उसके पास में एक फ्लैजिला होगा, इस तरह की कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि बैसिलस यानी एक सिंगल सेल जो है उसका शेप कैसा है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, और एनसीईआरटी आपको इतना ही देता है तो हमें इस पे ही फोकस करना है। तो बैसिलस के अंदर क्या है, रोड शेप होते हैं। विब्रियो, अब विब्रियो जो है वो किसको बोलते हैं, जब कोमा शेप होते हैं इस तरीके के, विब्रियो कोलेरी, कोलेरा डिजीज कॉज करते हैं विब्रियो कोलेरी, तो ये कोमा शेप होते हैं। और स्पाइरुलम जो होते हैं वो स्पाइरल शेप होते हैं, जैसे कि देखो स्पाइरोकिट दिया हुआ है, ये किस तरह का है, स्पाइरल शेप है, इस तरीके से ये स्पाइरल शेप होता है, ठीक है। तो स्पाइरुलम बोलेंगे। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, शेप बैक्टीरिया की 4 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरुलम। अब यहाँ पे देखो, कोकस के लिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे चेन के अंदर अगर प्रेजेंट है तो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डिजीज कॉज करता है, राइट। डिप्लोकोकस, देखो ये देखो डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस के अंदर क्या है, डिप्लोकोकस के अंदर 2 यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल जो है सेल आपस में एक साथ में जुड़ी हुई प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लस्टर के फॉर्म में हो सकती है, बट हम यहाँ पर जो हमारी एनसीईआरटी देती है, हम सिंगल सेल का शेप कैसा है उस पर ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 4 शेप में हो सकती है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरुलम। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम एक और चीज बताएं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेलियोमॉर्फिज्म शो करते हैं। पेलियोमॉर्फिज्म यानी कि बहुरूपता। एक ही बैक्टीरिया जो है वो कई शेप के अंदर अगर प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं पेलियोमॉर्फिज्म। जैसे कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर प्रेजेंट होता है कौन, राइजोबियम, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, सिम्बायोटिक, ये जो है ये कैसा है, ये पेलियोमॉर्फिज्म शो करता है, ये बहुरूपता शो करता है, कई तरह की शेप में प्रेजेंट होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही। कहते हैं ना कि जैसे कि कोई वो जोकर होता है, जोकर क्या करता है, अपने चेहरे कई तरह के बदल सकता है ना, कभी दुखी हो जाता है, कभी हंसने लगता है, कभी नौटंकी करता है। तो इसी तरीके से उसी बेसिस पे इसको बोला गया है। तो राइजोबियम जो है वो पेलियोमॉर्फिज्म शो करेगा। बैक्टीरिया को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम बोलते हैं कि ना लाइन जो है वो लिखी गई है और जिसको ही हम एक्सप्लेन करते हैं पूरे हमारे मोनेरा में। बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बड़ा सिंपल है,
क्यों? क्योंकि इसके पास में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है। सिंपली 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इनके पास में प्रेजेंट है। इसके अलावा इनके पास में इनका जेनेटिक मटेरियल होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ना ही इनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हाँ, इनके पास में क्रोमेटोफोर जरूर होते हैं। क्रोमेटोफोर क्या है? अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो उसके अंदर इस तरह की लैमेलिस प्रेजेंट होती है जिनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और वो पिगमेंट सिर्फ किसी में होंगे, उनमें होंगे जिनके अंदर क्या होते होंगे, जो ऑटोट्रोफिक होंगे। ऑटोट्रोफिक यानी अपना फूड खुद से बनाते होंगे, तो उनके अंदर जो है क्रोमेटोफोर्स स्पेशली देखने को मिल जाएंगे। बट बाकी के जो बैक्टीरियाज हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, जो ऑटोट्रोफिक मोड शो नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट नहीं होंगे। हाँ, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स उनमें जरूर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से शेप ऑफ बैक्टीरिया हम लोगों ने देखा, और अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो बड़ा सिंपल है, बट इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया क्योंकि ये कई तरह की चीजें शो करते हैं, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे तो मल्टीपल टाइप ऑफ आप इसको देख सकते हैं, इसमें कई सारे मोड देखने को मिल सकते हैं। जब आप रिप्रोडक्शन का टाइप देखेंगे तो वहां पे रिप्रोडक्शन भी कई तरीके से करते हैं। ठीक है, और अगर जब आप इसमें रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन में भी आपको इसके अंदर वैरायटीज देखने को मिलेगी। तो इनका बिहेवियर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो बैक्टीरिया के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है ये अपना फूड लेते हैं। तो देखिए, ये फूड जो है दो तरीके से ले सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम दो ही टाइप पढ़ते हैं। पहला जो हम टाइप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? वो जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, खुद से। और हिट्रोट्रॉफिक दूसरा, जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंड करते हैं। बैक्टीरिया कैन ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट फॉर फोटोसिंथेसिस। नॉट ओनली सोलर एनर्जी, दे कैन ऑल्सो यूज केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं। चलिए, हिट्रोट्रॉफिक किसको बोला है? मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से बनता है, स्टेटमेंट के अंदर पूछा जाता है मोस्ट अबंडेंट, यानी कि जब आपसे पूछते हैं कि सबसे ज्यादा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है मोनेरा के अंदर, तो वो कौन सा है? तो वो होता है आपका हिट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, अनेबल टू मेक ऑन फूड, ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड डीके मैटर और डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट सेल। या तो किसी भी लिविंग होस्ट सेल से लेंगे, देन दे शो parasitism. If they take food from dead material, then symbiotic. Okay, तो इस तरीके से ये सिम्बायोटिक हो सकते हैं एंड पैरासाइट हो सकते हैं। चलिए, अब इनको डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ऑटोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है भाई? एक तो आपका फर्स्ट सबसे पहला आ जाता है फोटोट्रॉफिक। ठीक है, फोटोट्रॉफिक वो होंगे जो सनलाइट को यूज करते हैं। ठीक है, ये सनलाइट को यूज करेंगे। सेकंड जो आता है वो आता है कीमोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक कौन से है? जो केमिकल एनर्जी, जो भी केमिकल एनर्जी जो है उसको यूज करेंगे, यानी उनके आसपास केमिकल रिएक्शन हो रही है या किसी केमिकल रिएक्शन को वो परफॉर्म करवाते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को यूज करते हैं फॉर फूड। उससे वो क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे। ठीक है, उनको हम कीमोट्रॉफिक बोलेंगे। अब देखिए, फोटोट्रॉफिक हमारा सबसे पहला टॉपिक है। फोटोट्रॉफिक को हम दो पार्ट में फिर से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फोटोलिथोट्रॉफ, यहाँ पे लिथो वर्ड के ऊपर गौर करना है, और फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ। ठीक है, फोटो ऑर्गेनो। फोटोलिथो का मतलब क्या हो गया कि अगर ये क्या करेंगे, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करेंगे, ठीक है, जिससे ये अपना फूड बनाएंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? फोटोलिथोट्रॉफ। यानी सनलाइट होगी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, और उसको वो कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? अपने फूड के अंदर। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ के अंदर क्या होगा? फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करेंगे और जिससे वो अपना फूड बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, बैक्टीरिया के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये अनऑक्सीजेनिक होते हैं। ये ऑक्सीजन को, देखिए, ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखो, दो हमारे पास में एग्जाम्पल है फोटोलिथोट्रॉफ में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्योंकि सल्फर को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सल्फर यहाँ पे क्या, और ये रिलीज भी होगी। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ में पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया आएंगे। अब आप बोलोगे पर्पल एंड ग्रीन हमने दो यहाँ पर कलर कैसे यूज किए? तो अकॉर्डिंग टू देयर
पिगमेंट, कि किस तरह का पिगमेंट इन बैक्टीरियाज में प्रेजेंट है, इसी अकॉर्डिंग इनका नाम है। जैसे कि पर्पल, पर्पल जो है इनके अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जबकि जो ग्रीन होते हैं, ग्रीन के अंदर कौन सा प्रेजेंट है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, इनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है, तो उनको हमने ग्रीन बोल दिया है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट और किस तरह का सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, उसी बेसिस पे हमने क्या रख दिए, इनके नाम रख दिए हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के ग्रुप है। चलिए अब इनको देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले फोटोलिथोट्रॉफिक। फोटोलिथोट्रॉफिक में हमने बोला कि पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज आते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का वो ग्रुप है जिसके अंदर बैक्टीरियो पुरपुरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, इनऑर्गेनिक सल्फर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ये कंपाउंड हम यूज करेंगे जिससे हम क्या कर रहे हैं, एज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन डोनर। कहने का मतलब यही हुआ कि इसको हम यूज करके क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, हम नहीं बैक्टीरिया फूड बना रहे हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं इसमें, क्रोमेटियम एंड थायोस्पाइरिलम। ठीक है, इतना डिटेल में अगर याद नहीं भी होता है तो चलेगा, लेकिन आपको पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऐसी सब चीजें आपको पिगमेंट्स के अंदर पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, वहां पर कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए हमने पहले से यहाँ पे आपको बता दिया है। क्रोमेटियम जो है ये एग्जाम्पल है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आप कंफ्यूज हो जाए, आप बोलेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है वो किसी बैक्टीरिया का नाम है, तो नहीं, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, जिसमें क्रोमेटियम थायरोस्पाइरिलम आते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वो है जिनमें बैक्टीरियो विरिडिन प्रेजेंट है, या फिर आप बोल सकते हो क्लोरोबियम क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और ये H2S को यूज करते हैं फूड बनाने में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इनके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की जगह क्या निकलेगा, सल्फर निकलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, क्लोरोबियम। सबसे पहले इस पिगमेंट को क्लोरोबियम के अंदर ही डिस्कवर किया गया था, इस वजह से हम इसको क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। क्लियर? तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज हो गए। नाउ नेक्स्ट, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है, इनमें ऑर्गेनिक हम बोलते सब्सटेंस यूज होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करेंगे। तो पर्पल नॉन सल्फर आया तो वहीं समझ जाते हैं कि पर्पल पिगमेंट है, कौन सा है, बैक्टीरियो पुरपुरिन। ग्रीन यहाँ पे आया है तो यहाँ पे कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, बैक्टीरियो विरिडिन या फिर क्लोरोबियम क्लोरोफिल जिसको हम बोल रहे हैं। अब नॉन सल्फर है, इसका मतलब यहाँ पे यूज होगा क्या, नॉन सल्फर एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूज होंगे एज ए हाइड्रोजन डोनर। कहने को ये है कि आप यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हो फूड बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, रोडोस्पाइरुलम, रोडोस्यूडोमोनास। ठीक है, पर्पल नॉन सल्फर में आते हैं ये। जबकि ग्रीन के अंदर कौन आते हैं, क्लोरोनीमा एंड क्लोरोफ्लेक्सिस। कंफ्यूज वैसे भी नहीं होंगे, जैसे क्लोरोबियम आया, क्लोरो वर्ड आते हैं आप समझ जाएंगे कि ग्रीन कलर से रिलेटेड है, बट वहां पे क्लोरोबियम जो है वो किस में आता है, वो फोटोलिथोट्रॉफ में आता है, क्योंकि H2S यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं। तो ये इसमें एग्जाम्पल में कौन है, क्लोरोनीमा एंड क्लोरोफ्लेक्सिस यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, अपना फूड जो है वो खुद से बना लेते हैं सनलाइट को यूज करके। इन सब के अंदर याद रखना है, फोटो वर्ड आ रहा है, ये सनलाइट को यूज करेंगे अपना फूड बनाने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। चलिए हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि ये सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स यानी कि ये क्या करेंगे, डेड एंड डीके मैटर से फूड लेंगे। इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास में एग्जाम्पल क्या है, बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस जो है वो क्या है, यहाँ पे सबटिलिस ये है सेप्रोफाइट। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, अपना फूड जो है खुद से नहीं बनाते, ये डेड एंड डीके मैटर जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसके अलावा स्यूडोमोनास भी हैं। ठीक है, तो स्यूडोमोनास ये जो है ये भी क्या है, सेप्रोफाइट होते हैं। फिर आ जाते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक किसको हम बोल रहे हैं, सिम्बायोटिक के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के लिए इक्वली बेनिफिशियल होंगे। जैसे कि फॉर द एग्जांपल के लिए राइजोबियम, राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनेसी प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। राइजोबियम क्या करता है, उनसे फूड लेता है और बदले में क्या करता है, उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। ठीक है, तो इसी में आ जाते हैं ये। इसके अलावा एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर जो है वो भी इसी के अंदर आते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है।
इसके अलावा बेजिनिकिया है, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोटिक का मतलब हुआ जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे उस एसोसिएशन को बोलेंगे इक्वली बेनिफिशियल रहते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है ये सिम्बायोटिक वाला जो है वो किस तरह का इंटरेक्शन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेंगे। तो राइजोबियम लेग्यूमिनेसी प्लांट के साथ में रहता है। लेग्यूमिनेसी जो प्लांट की रूट होती है उस रूट के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं ये। ठीक है, ये नोड्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट आ जाता है पैरासाइट। पैरासाइट को मैंने पहले भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, एक को डिजीज होती है तो दूसरा बेनिफिट में रहता है। यहाँ पॉजिटिव इंटरेक्शन में कौन है, हमारे बैक्टीरिया है। तो इसमें वो सभी बैक्टीरिया आ जाते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि किस तरह के नेचर के होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक यानी कि जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। कौन से बैक्टीरिया हैं, तो इसके अंदर हमारे पास में तो बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे बैसिलस सबटिलिस तो है ही, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर आ जाते हैं हमारे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को, अगर हमने देखा विब्रियो कोलेरी, ये भी क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। कोलेरा डिजीज जो है उसको कोज करते हैं। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये सभी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं जिसके जो हमारे पैरासाइट के अंदर आते हैं। मैक्सिमम जो है वो पैरासाइट ही होते हैं बैक्टीरियाज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बैक्टीरियाज के अंदर किस तरह का होता है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। देखिए ए सेक्शुअल यहाँ पे हम बोलते हैं कि मेनली जो है ये ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा होता है, फॉल्स टाइप का, फॉल्स टाइप का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है। ठीक है, तो मेनली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। बैक्टीरिया प्रोड्यूस सेवरल टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। ये कई तरह के एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म करते हैं जिसमें सबसे पहला आपके पास में आता है एंडोस्पोर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट कॉमन मोड जो है वो कैसा है, बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन किसको बोलते हैं, जब एक सेल स्प्लिट हो जाती है 2 सेल्स के अंदर और हर एक सेल जो नई बनी है वो एज ए प्रोजेनी होती है। आप ये बोल सकते हो कि जो पेरेंटल बैक्टीरियल सेल है या पेरेंटल सेल जो होती है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं, जिसमें 2 प्रोजेनी सेल का हमें गेन होता है। क्लियर, याद रखेंगे इस चीज को। फिर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखिए इसको हम फॉल्स टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ना तो इसके अंदर गैमेट बनते हैं ना ही किसी तरह का इनमें फ्यूजन होता है। दूसरी चीज हम क्या बोल रहे हैं कि जब गैमेट ही नहीं बन रही और फ्यूजन ही नहीं हो रहा तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, बट नहीं। बट इनमें क्या होता है, इनमें एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पे वेरिएशन डेवलप होगा, और वेरिएशन डेवलप हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये फॉल्स टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ट्रू टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको नहीं बोलेंगे। तो देखो ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जेनेटिक जो 2 जेनेटिक मटीरियल है वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होने की वजह से न्यू तरह का, नए तरह का जेनेटिक मटीरियल है, नए तरह के करेक्टर के साथ में न्यू बैक्टीरिया फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होंगे, वेरिएशन आएंगे, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। जेनेटिक मटीरियल के अंदर हम बोलते हैं कि थोड़ा चेंज होगा, तो इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कब करता है बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अंडर फेवरेबल कंडीशन जो होता है बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जब अनफेवरेबल एनवायरमेंट होता है उस टाइम पे बाइनरी फिजन कर लेते हैं ताकि नंबर बढ़ जाए, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो। बट ये क्या करेंगे, जब इनको न्यूट्रिशन की पूरी अवेलेबिलिटी होती है, मॉइस्चर इनको मिलता है, टेम्परेचर सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, तो ये क्या करती है, जो इनकी पेरेंटल सेल होती है वो डिवाइड करके डॉटर सेल फॉर्म करती है। अंडर फेवरेबल condition of nutrition availability, moisture, temperature, parent cell divide into 2 daughter cell. ठीक है, चलिए डॉटर सेल्स में रिपीट बाइनरी फिजन मैनी टाइम्स में फॉर्म्स ए लार्ज पॉपुलेशन। ये लार्ज पॉपुलेशन जो है उसको फॉर्म कर सकती है। अभी देखिए बैक्टीरिया के अंदर तो हम बोलते हैं ना कि इसकी ग्रोथ कुछ इसी तरीके की होती है। बैक्टीरिया के अंदर अगर मैं बनाऊं, ये देखिए, तो बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ अपनी कुछ इसी तरीके से शो करता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी होती है इनको, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं, जिसके अंदर वो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी होती है उसको चेक करता है। देन आती है इनकी एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज, जिसके अंदर ये बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं बहुत ज्यादा। फिर आ जाती है इनकी स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी
जब स्टेशनरी फेज होती है तब इनके अंदर ग्रोथ होना रुक जाती है, एंड देन फिर इनके अंदर क्या आती है, डिक्लाइन फेज आती है, फिर इनके अंदर ग्रोथ होना रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 फेजेस बैक्टीरिया की लाइफ के अंदर हमें देखने को मिलती है, लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन फेज। तो न्यूट्रिशन की जब तक अवेलेबिलिटी रहेगी तब तक तो ये क्या करेंगे, ग्रोथ शो करेंगे। जैसे न्यूट्रिशन खत्म हुआ, एनवायरमेंट अनफेवरेबल हुआ, उस कंडीशन में ये क्या करेंगे, डिक्लाइन जो है अपनी ग्रोथ शो करेंगे। तो देखो द प्रोसेस ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड अल्टीमेटली हम ये बोलते हैं कि वो एकदम ही डिक्लाइन हो जाता है, जीरो हो जाता है। रीजन क्या है, स्टोरेज ऑफ स्पेस। देखो बैक्टीरिया जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वहां पे उनको अगर उनको स्पेस ना मिले तो, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में ना मिले, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, मतलब कि उनको वेस्ट मटेरियल वहाँ ज़्यादा हो और उनकी खुद की ग्रोथ के लिए जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए वो उनको कम मिले, एंड डेवलपमेंट बैक्टीरियोफेज। बिल्कुल, बैक्टीरियोफेज वो वायरस है, ये देखिए बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये क्या है, ये एक तरह के वायरस होते हैं। ये वायरस क्या करते हैं, अपने खुद के ग्रोथ के लिए ये बैक्टीरिया के ऊपर क्या करते हैं, रहते हैं, उनके अंदर जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन वायरस एनवायरनमेंट में फ्री होने के लिए उस बैक्टीरियल सेल का क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, बैक्टीरियल सेल जो है उनका हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो बैक्टीरियल सेल का अगर लॉस होगा तो यहाँ पर बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ बाइनरी फ्यूजन के थ्रू नहीं कर पाएगा, राइट। तो बैक्टीरियोफेज का अगर डेवलपमेंट होता है, इन दैट केस ऑल्सो बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है, रुक जाती है। क्लियर हुआ आपको। तो बाइनरी फ्यूजन कब होता है और कब ये स्लो डाउन होता है उसके रीजन आपको पता होने चाहिए। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये एक बैक्टीरियल सेल है, राइट, और इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए जो है उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, और जब रेप्लिकेशन हुआ तो देखो इसको थीटा रेप्लिकेशन थीटा बोलते हैं, क्योंकि एक स्टेज आती है जब इसके अंदर थीटा जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। ये देखो ये बनी हुई है ना, थीटा जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये ऐसा थीटा जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन से जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है, एंड देन इनका साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करता है, वो डिवाइड होता है, और जिसकी वजह से दो यहाँ पर क्या बन जाती है, बैक्टीरियल सेल बन जाती है। तो इसको हम ए माइटोटिक टाइप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वली डिवीजन नहीं हुआ है, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ, स्पिंडल फॉर्म होकर यहाँ पे इक्वल डिवीजन जो है वो नहीं हो पाया है, इस वजह से इसको ए माइटोटिक बोलेंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता इसलिए। चलिए नेक्स्ट है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन एक्चुअल में किसी तरह का मल्टीप्लिकेशन यहाँ शो नहीं करता। हम ये कह सकते हैं ये एक तरह का टाइप है जिसमें ये अपने आप को अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करके रखता है। बट चूंकि यहाँ पर क्या होता है कि स्पोर जब बर्स्ट होता है तो बैक्टीरियल सेल रिलीज होती है, तो इसको हम रिप्रोडक्शन में काउंट कर देते हैं, क्योंकि ये एक सेल को लंबे टाइम तक क्या करके रखता है, सर्वाइव करके रखता है, या डॉर्मेंट फेज के अंदर चला जाता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन करके, ऐसा हम बोलते हैं, जिसके अंदर ये जीवित तो रहेगा ही रहेगा, लिविंग फॉर्म में रहेगा। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, तो सेल्स ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया एग्जांपल बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम फॉर्म थिक वॉल्ड हाईली रेसिस्टेंट बॉडीज विद द सेल कॉल्ड एंडोस्पोर। अगर ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है, तो ये अपने चारों तरफ इस तरह से थिक वॉल जो है वो फॉर्म कर लेती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, one bacterial cell normally produce only one single endospore. The endospore may be spherical, oval in shape and are terminal or central in position. Anticoagulant nature of endospore is due to the presence of calcium dipicolinic एसिड इन कॉर्टेक्स लेयर ऑफ वॉल। इनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो इनको हम बोल सकते हैं हैजार्ड एनवायरनमेंट, यानी कि अगर हाई टेम्परेचर है, ठीक है, अल्केलाइन अगर उनके लिए मीडियम जो है वो सुटेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या बोलते हैं कि जो कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड है वो इनके सर्वाइवल को इंक्रीज करता है, ये उनको रेसिस्टेंस ही प्रोवाइड करता है, ताकि हार्श एनवायरनमेंट जो है वो इनको बर्स्ट ना करे, इनको डैमेज ना करे, इनकी डेथ ना हो। ठीक है, तो एंडोस्पोर एक्चुअल में सर्वाइवल के लिए होता है, ये याद रखिएगा। यहां पे ये सिर्फ क्या है, सर्वाइवल के लिए है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन ये करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। देखिए यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये फॉल्स टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं। द बैक्टीरिया एग्जिबिट primitive form of sexual reproduction which differ from eukaryotic sexual reproduction because of no gamete formation and fusion। कि यहाँ पे किसी भी तरह का ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा ना फ्यूजन होगा, बट जेनेटिक मटेरियल का हम ये बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन होगा। इट इज कॉल्ड
genetic recombination because of exchange of genetic material, because they exchange their genetic material, that's why. ठीक है, यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम ये बोल सकते हैं या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के 3 मेथड पढ़ते हैं. फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है कॉन्जुगेशन एंड थर्ड है ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन एक्चुअल में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मेथड होता है, बट स्टिल ये जो ट्रांसडक्शन है ये बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्रिएट कर देता है, वेरिएशन क्रिएट कर देता है, तो दैट्स वाई हम इसको रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं. अब देखिए, वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन ये तीनों मैकेनिज्म आप 12th में पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे एक बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम यहाँ मोनेरा और बैक्टीरिया के बारे में, उसके लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक बार पढ़ लेना चाहिए. जब हम वापस से 12th में इसको पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज नई इसको में नहीं नजर आएगी. सबसे पहला प्रोसेस आता है ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है ये 1928 के अंदर जो है दिया गया था बाय द ग्रिफिथ ने दिया गया. ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है. तो वर्कड ऑन द इफेक्ट ऑफ डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डिजीज कोज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने, और उस एक्सपेरिमेंट को बोला था उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन. और एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट किस वजह से हुआ था? ये इस वजह से हुआ था कि हमें चेक करना था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटीरियल और नॉट, कि जेनेटिक मटीरियल जो है वो कौन है, ठीक है. तो उसको देखने के लिए, तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन है उसको चेक करने के लिए ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट किया. अब हुआ कैसा, क्या है ये एक्सपेरिमेंट? उन्होंने क्या किया, उसकी 2 स्ट्रेन ली थी. कौन कौन सी स्ट्रेन ली थी? एक तो ली थी R2 स्ट्रेन. देखो यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेन, क्योंकि आप 2023 के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. स्ट्रेन का मतलब होता है कॉलोनी. आप अगर किसी एक हम ये बोलते हैं कि बैक्टीरिया, सिंगल बैक्टीरिया को तो लेके इंजेक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि आप जानते हैं एक मुट्ठी भर रेत में अगर हजारों बैक्टीरिया हैं, तो आप अगर उसका थोड़ा सा भी पोर्शन लेंगे, अगर कोई भी आप अगर कोई भी हम बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अगर आप थोड़ा भी बैक्टीरियल सेल्स को आप लेने की कोशिश करते हो तो एक सिंगल बैक्टीरियल सेल तो नहीं आएगी. तो वहां पे आप क्या करते हैं, पूरी कॉलोनी लेते हैं, पूरा स्ट्रेन लेते हैं जिसमें कई सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो यहाँ पर 2 तरह के स्ट्रेन लिए, एक R2 लिया और एक S3 लिया, ठीक है. अब देखो R2 जो है वो किसके लिए है? वो रफ के लिए है, ऐसी कॉलोनी जो रफ कॉलोनी थी. और S जो है वो किसके लिए है? स्मूथ के लिए, जो चिकनी कॉलोनी थी. याद रखिए जो S होती है ये नेचर में वायरुलेंट होती है. वायरुलेंट का मतलब वो जो घातक है, जो डिजीज कॉज कर रही है. कौन सी डिजीज कॉज कर रही है? निमोनिया. रफ जो होती है वो डिजीज कॉज नहीं कर पाती. अब सोचिए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने माइस जो है, चूहे जो है, रैट, उसको लिया और उसके अंदर सबसे पहले रफ स्ट्रेन जो है R2 उसको इंजेक्ट किया. ये देखिए, ये जो उन्होंने रफ स्ट्रेन ली है उसको इंजेक्ट कर दिया है. इंजेक्ट किया तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो पैथोजेनिक है ही नहीं, वायरुलेंट नहीं है, नॉन वायरुलेंट है, तो माउस जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है. बट जब उन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन को लिया, S3 को, और उसके बाद में उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो देखा कि जितने भी माइस थे वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना. तो माउस जो है डाइज. अब ये डेथ क्यों हुई? क्योंकि इनमें निमोनिया डिजीज हुई, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई. फिर उन्होंने सेम स्ट्रेन को, क्योंकि डिजीज इसी की वजह से हो रही है, तो इसी स्ट्रेन को S3 को उन्होंने लिया और हीट किल कर दिया. जब हीट किल कर दिया तो उसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल तो अब अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, जो भी इसके अंदर होगा. सेल्स डेड हो गई हैं. अगर ऐसी सेल्स को अगर माउस के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि अब उनके पास में वो खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, वो खुद ही डेड हो गए हैं. तो ऐसी कंडीशन के अंदर तो वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे. लेकिन फिर क्या किया गया, उन्होंने 4th एक्सपेरिमेंट के अंदर R2 जो स्ट्रेन है, जो डिजीज कॉज नहीं करती, जिसमें माउस सर्वाइव किए हैं, और 3rd एक्सपेरिमेंट के अंदर जहां माउस सर्वाइव किए थे, यानी कि हीट किल्ड S3 स्ट्रेन जो है उसको लिया, उन दोनों को मिक्स कर दिया किसके अंदर, ये माउस के अंदर. जब इंजेक्ट किया तो देखा माउस की डेथ हो गई, ठीक है. तो यहाँ पर क्या माना जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? जो S3 स्ट्रेन है वो हीट किल्ड थी, बट उसका जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट था. सेल वॉल जो है डैमेज हो गई, बट जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के साथ में हमें मिल गया. अब वो जेनेटिक मटेरियल जो है उसको किसने, R2 स्ट्रेन ने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर ले लिया. इस फिनोमिना को बोला जाता है कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस की वजह से उन्होंने जेनेटिक मटेरियल S3 जो था उसको अपने अंदर ले लिया. अब यहाँ पर क्या हुआ, S3 का जो जेनेटिक मटेरियल था वो अपने आप को शो कर गया, R2 के जेनेटिक मटेरियल के साथ में मिक्स हुआ और उसने अपने आप को शो किया. उसने क्या किया, R2 जो स्ट्रेन है उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर,
एस थर्ड के अंदर, यानी वो स्मूथ कॉलोनी हो गई क्योंकि उसने अपने कैरेक्टर को शो कर दिया। और तो यहाँ पर क्या हो गया, आर सेकेंड जो है वो एस थर्ड में बदल गई। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, नई स्ट्रेन डेवलप हो जाती है। यहाँ पर देखो किसी तरह का गैमेट नहीं बना, ना गैमेटिक फ्यूजन हुआ, बट जेनेटिक वेरिएशन यहाँ डेवलप हुए, यहाँ पे स्ट्रेन जो है वो चेंज हुई, रिकॉम्बिनेशन यहाँ हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन के एक टाइप के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। और ये फिनोमिना जिसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया जो है अपने सराउंडिंग में से क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है अपने जो सराउंडिंग में से लिक्विड मटेरियल में से जो यूजफुल हम बोलते हैं कि कंपाउंड्स हैं उनको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस बोलते हैं। तो एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी उसमें होती है क्योंकि वो फूड लेता है। तो उसी तरीके से उसने क्या कर दिया, जेनेटिक मटेरियल को भी लिया तो उसको कॉम्पिटेंस बोला, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन डेवलप हो गया। तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे इसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल की खोज की गई थी ग्रिफिथ के द्वारा। एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया क्या कि जेनेटिक मटेरियल था जिसकी वजह से वो कैरेक्टर शो हो पाए। तो यहाँ पर जो है एस थर्ड के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, तो वो डीएनए ने ये चेंज किया। इसका मतलब हमारे अंदर जो कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं वो डीएनए की वजह से होते हैं, ना कि आरएनए या फिर प्रोटीन की वजह से। तो उसको शो करने के लिए ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, बट हमें यहाँ रिप्रोडक्शन की एक फिनोमिना जो है वो मिल गया। क्लियर हुआ आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये 1928 में किया गया एक्सपेरिमेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया इन 1946 लैडरबर्ग एंड टेटम के थ्रू। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कॉन्जुगेशन को इन ई कोलाई। चलिए ई कोलाई के अंदर देखो, यहाँ पर आपको कॉपुलेशन जैसी चीज कॉन्जुगेशन होते हुए दिखाई देगा। ई कोलाई के अंदर क्या होता है, देखिए हम क्या बोले, हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बैक्टीरिया का तो हमें पता चलेगा कि इनके पास में प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है ये क्या करता है, कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर तो डेवलप नहीं करता, बट हाँ एक स्पेशलाइज कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर फॉर्म कर देता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड होता है, कौन से टाइप का, एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का मतलब होता है ये है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ठीक है। फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो होता है वो फर्टिलिटी डेवलप करवाएगा। तो एफ प्लाज्मिड जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसी सेल को हम बोल देते हैं एफ पॉजिटिव सेल। और ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास में एफ ये प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता उसको हम बोल देते हैं एफ नेगेटिव सेल। एक तरह से बोल सकते हैं कि इसके पास में क्या है, कुछ ना कुछ लेने के लिए स्पेस है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये रेसिपेंट बैक्टीरिया है। दिस वन इज रेसिपेंट एंड ये क्या है, ये हमारा डोनर है क्योंकि ये डोनेट करेगा। अब देखो जब इसके पास में एफ प्लाज्मिड है तो ये क्या कर सकता है, इसके पास में कैपेसिटी होती है कुछ पिलाई को फॉर्म करने की। पिलाई को क्या होते हैं, पिलाई जो है वो हॉलोड, हम ये बोलते हैं कि इस होलोड इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो यहाँ पर क्या करती है, कॉन्जुगेशन। यहाँ पे देखो कॉन्जुगेटरी ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को फॉर्म करती है, जो ट्यूब यहाँ फॉर्म हुई है इस ट्यूब को फॉर्म करने का काम करती है। तो एक्चुअल में जिसमें एफ प्लाज्मिड होता है वो इस तरह की पिलाई को फॉर्म करता है, और इन पिलाई को स्पेशली या तो आप कॉन्जुगेशन पिलाई बोल सकते हो या फिर आप इनको सेक्स पिलाई भी बोल सकते हो। तो देखो सेक्स पिलाई जो होती है वो यहाँ पे फॉर्म की, जिसके थ्रू ये क्या हो गए, अटैच हो गए विद द एफ नेगेटिव सेल या फिर रिसिपेंट सेल या फिर फीमेल बैक्टीरिया भी आप इसको कह सकते हो, उसके साथ में अटैच हो गए। और फिर इस पिलाई से इन्होंने फॉर्म कर ली क्या, कॉन्जुगेटरी ट्यूब। अब इस कॉन्जुगेटरी ट्यूब के थ्रू ये क्या करेंगे, ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इसके अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो वन स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर टू द रिसिपेंट। जब उसने उसके अंदर उसको ट्रांसफर किया तो होगा क्या, क्योंकि डीएनए इसमें किस तरह का होता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। सिमिलर ही है अपने जेनेटिक मटेरियल की तरह, मेन जेनेटिक मटेरियल की तरह, बस डिफरेंस इतना है कि ये कोई भी कैरेक्टर डेवलप नहीं करते, बस एक स्पेशलाइज कैरेक्टर डेवलप करेंगे। तो अपने दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, किसको, एफ नेगेटिव सेल को। तो होगा क्या, जो आपकी प्लाज्मिड जिसमें ऑलरेडी प्रेजेंट था वो तो एफ पॉजिटिव है ही, उसके अलावा जिसके अंदर रिसिपेंट सेल के अंदर इसने डिलीवर किया है अपने प्लाज्मिड को, वो भी कन्वर्ट हो गई किसमें, एफ पॉजिटिव सेल के अंदर। तो इस तरीके से क्या होता है, कॉन्जुगेशन हुआ। अब यहाँ पर तो क्या है, सिर्फ प्लाज्मिड ही ट्रांसफर हुआ है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल इस प्लाज्मिड के साथ में मिक्स होकर एक नया हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल फॉर्म कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिसोम। तो ये जो एपिसोम है,
तो देखो ये जो एपिसोम है, ये एपिसोम क्या कर सकता है, ये एपिसोम जो है वो भी यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। जब वो एपिसोम यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो F पॉजिटिव F नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और F नेगेटिव जो है वो F पॉजिटिव में। तो कॉन्जुगेशन जो है कई तरीके से हो सकता है, बट इसकी वजह से भी क्या हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, नए कैरेक्टर डेवलप हुए, बट स्टिल यहाँ कोई गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं हुआ है। तो कॉन्जुगेशन जो है ये शो करते हैं कौन, आपके ई कोलाई या फिर बैक्टीरिया जो है कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं। तो ये सेकेंड टाइप हुआ किसका, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। एंड थर्ड है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म ये जो है ये बताई गई थी इन 1952 बाय लेडरबर्ग एंड जिंडर। तो जिंडर एंड लेडरबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था। ड्यूरिंग ट्रांसडक्शन ए स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड पीस ऑफ डीएनए इज ट्रांसफर्ड from donor to recipient by bacteriophage. This mode of genetic recombination was first demonstrated by Jinder and Lederberg while working on Salmonella typhimurium. टाइफाइड डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया पे इन्होंने ये डिस्कवरी की। एक्चुअल में ट्रांसडक्शन वायरस के मल्टीप्लिकेशन का मेथड। अब देखो कैसे होता है। ये आपका क्या है, हम देख रहे हैं साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या हुआ, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये है वायरस। तो बैक्टीरियोफेज वायरस आया और उसने क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया। ये देखो छोटा सा आपको रेड कलर का थ्रेड नजर आ रहा होगा, ये इनका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। उस जेनेटिक मटेरियल को इन्होंने ट्रांसफर किया किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अब जब वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो देन वो क्या होगा, वो डीएनए जो है वो आपके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में जुड़ जाएगा। जब वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये आपका जो बैक्टीरिया है, जो आपका मेन आपका डोनर बैक्टीरिया है जिस पे आपका वायरस जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो इसके साथ में क्या होगा, वायरस जो है उसके भी नंबर जो है वो इंक्रीज होंगे। अब जब अपने आप को ये बैक्टीरिया शो करेगा इसका डीएनए, तो वायरस का जो आपका डीएनए है वो भी अपने आप को शो करेगा, अपनी प्रोटीन बनाएगा। तो अपने जो भी हम बोलते हैं हेड एंड टेल जो है वो प्रोटीन जो है वो क्या बैक्टीरिया सेल के अंदर ही फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और जब वो अपने अंदर ही बैक्टीरिया सेल के अंदर फॉर्म कर लेगा तो यहाँ पे न्यू वायरस के पार्टिकल बनेंगे और ये न्यू वायरस के पार्टिकल ऐसे ही बैक्टीरिया सेल से बाहर नहीं आ सकते। ये बैक्टीरिया सेल क्या हो जाएगी, पहले बर्स्ट हो जाएगी। जब ये बर्स्ट होगी तब क्या होगा, सारे के सारे वायरस जो है एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होंगे। एंड देन देखो यहाँ पर फिर कैसे हुआ ट्रांसडक्शन, किस तरीके से वेरिएशन कैसे आया, क्योंकि जब देखो ये आपका वायरल डीएनए है, ये मान लीजिए, ये देखिए मैंने आपको यहाँ बना देती हूँ, ये बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है। मैं इसको बैक्टीरियल डीएनए बता देती हूँ, बैक्टीरियल डीएनए है और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये वायरल डीएनए है, इसको मैंने बोल दिया ये वायरल है, ठीक है। तो देखो ये वायरल डीएनए जब अपने आप को शो करेगा तब उस टाइम पे क्या होगा कि जब ये वायरल के देखो वायरस के पार्टिकल जब बने हैं तो हो सकता है कि ये वायरस का जो डीएनए है इसके साथ में स्मॉल अमाउंट के अंदर बैक्टीरिया का पोर्शन जो है वो भी चला जाए और हर जो आपका वायरल पार्टिकल है उसके अंदर क्या है, वायरस जो है इसका तो डीएनए ये है ही, इसके साथ में ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो भी उसमें इंक्लूड है। तो अब ऐसे जो ये बैक्टीरियोफेज नए बने हैं ये क्या करेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे किसको, बैक्टीरिया के डीएनए को भी। अब अगर ये अपने ट्रांसडक्शन के लिए किसी और बैक्टीरियल सेल के ऊपर क्या करते हैं, ट्रांसडक्शन करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल देखिए यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब ये जो बैक्टीरियल सेल है ये कौन सी सेल कहलाएगी, ये रिसिपेंट बैक्टीरियल सेल कहलाएगी। और ये वायरस का डीएनए जब अटैच होगा किसके साथ में, रिसिपेंट बैक्टीरिया के साथ में, तो अपने साथ लेके आए हुए डोनर बैक्टीरिया के डीएनए को भी जोड़ देगा। तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका डीएनए है जिसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जिसमें देखो साथ में आया है आपका बैक्टीरिया जो है उसका डीएनए भी, वायरस का डीएनए भी और इसका खुद का डीएनए तो है ही। तो देखो ट्रांसडक्शन की वजह से जो बैक्टीरिया नया फॉर्म हुआ उसके अंदर कौन आ गया, ये ए पॉजिटिव पार्ट क्या है, ये ए पॉजिटिव पार्ट एक्चुअल में इस बैक्टीरिया का डीएनए ही तो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ रिसिपेंट बैक्टीरिया के अंदर कैरेक्टर शो होंगे किसके, डोनर बैक्टीरिया के भी। तो ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म वायरस के मल्टीप्लीकेशन के लिए तो होता ही है, बट इसी के साथ में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी डेवलप करता है किसमें, बैक्टीरिया में। यानी कि वायरस क्या कर रहा है, अपने मल्टीप्लिकेशन में अपने डीएनए के साथ में डोनर बैक्टीरिया का डीएनए लाता है और रिसिपेंट बैक्टीरिया को दे देता है। तो अब रिसिपेंट बैक्टीरिया जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन डेवलप होता है और इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर होंगे, रिसिपेंट बैक्टीरिया के खुद के भी होंगे और डोनर बैक्टीरिया के डीएनए आया है तो उसके कैरेक्टर भी डेवलप हो जाएंगे। इस तरह से ये देखो ट्रांसड्यूस बैक्टीरियम जो है वो फॉर्म हो गया। क्लियर। तो ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म जो है वो दी थी जिंडर एंड लेडर
वेडरबर्ग ने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे डिस्कवरी करते हुए इन 1952। इस तरीके से ये 3 जो मेथड है ये रिप्रोडक्शन के होते हैं किसके अंदर, आपके बैक्टीरियाज के अंदर। क्लियर, ये तीनों ही 12th के अंदर आप पढ़ेंगे और डिटेल के अंदर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर सकते हैं और विदाउट ऑक्सीजन जो है ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन क्या मेथड होता है, रेस्पिरेशन के अंदर जब हम कोई भी गैस लेते हैं या विदाउट गैस जो है हमारे अंदर प्रेजेंट जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर सब्सटेंस में और एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का हम यूज करते हैं किस में, हमारी डिफरेंट एक्टिविटी में। तो रेस्पिरेशन जो है यहाँ पर 2 तरीके से हो सकता है बैक्टीरियाज में। एक तो हो सकता है एरोबिक, ठीक है, एक तो हो सकता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। एनएरोबिक किसको बोल रहे हैं, जब विदाउट हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन तो हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है जिसका यूज कर रहे हैं, बट एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो 2 टाइप है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन भी फिर 2 तरह से हो सकता है। एक तो होता है ऑब्लिगेट एरोब्स और दूसरा है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। याद रखिए ये फैकल्टेटिव एनएरोब्स लिखा गया है। ऑब्लिगेट एरोबिक का मतलब हो गया ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही रेस्पिरेशन करते हैं, यानी जैसे ही ऑक्सीजन एब्सेंट होगी इनकी डेथ हो जाएगी। एग्जाम्पल है बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, फैकल्टेटिव एनएरोब्स याद रखिएगा ऑब्लिगेट के अंदर ऑक्सीजन होना जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो डेथ हो जाएगी। बैसिलस सबटिलिस एग्जाम्पल है। फैकल्टेटिव एनएरोब्स का मतलब क्या है, ये नॉर्मली जो है ये क्या करते हैं, रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तब ये रेस्पिरेशन करेंगे, बट अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है देन दे स्विच टू एन एरोबिक मोड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई तो इस केस के अंदर ये एनएरोबिक का रास्ता अपना लेते हैं। तभी तो क्या करें, फैकल्टेटिव, यानी फैसिलिटी इनको मिल गई है कि एरोबिक भी कर सकते हैं बट एनएरोबिक भी। बट फैकल्टेटिव एनएरोब्स का मेन क्या होता है, मेन मोड ऑफ जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अगर कंडीशनली कभी ऐसा हो गया कि ऑक्सीजन एब्सेंट मिली है तो ये एनएरोबिक मोड जो है उसको अपनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है वो आता है एनएरोबिक। एनएरोबिक में भी सेम कंडीशन है, 2 तरह से हो सकता है, ये ऑब्लिगेट एनएरोबिक और फैकल्टेटिव एरोबिक। यहाँ पे याद रखना है ये फैकल्टेटिव एरोबिक जो है यहाँ पे मैंने एनएरोबिक के अंदर लिखा है। ठीक है, ये किसी तरह की गलती नहीं है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है। चलिए, ऑब्लिगेट एनएरोबिक जो है इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्लिगेट का मतलब हुआ कि जब ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी, ऑक्सीजन नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन, ऐसी कंडीशन जब होगी तभी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ही अपनी ग्रोथ शो करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। तो इसके एग्जांपल है कौन, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ठीक है, बोटुलिज्म डिजीज जो कोज करते हैं ये एनएरोबिक है। हमेशा इनको अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, एनएरोबिक एनवायरनमेंट ही चाहिए। अगर एनएरोबिक एनवायरनमेंट होगा तो ही ये सर्वाइव करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे फैकल्टेटिव एरोबिक में क्या होता है, फैकल्टेटिव एरोबिक में होगा कि ये नॉर्मली तो क्या है, एनएरोबिक मोड शो करते हैं, यानी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बट अगर इनको ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया तो क्या करेंगे, तो ये स्विच कर लेंगे अपने आप को, है ना, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है क्लोरोबियम। ठीक है, तो क्लोरोबियम जो है या फिर ग्रीन जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसी तरीके का फैकल्टेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के 2 मोड है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक में या तो ऑब्लिगेट है, स्ट्रिक्ट है ऑक्सीजन की प्रेजेंस को लेके, या फिर फैकल्टेटिव एनएरोब्स है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मेन मोड है, बट स्विच कर जाते हैं एनएरोबिक पे जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। एग्जांपल स्यूडोमोनास। एनएरोबिक के अंदर सेम वही, ऑब्लिगेट है, एरोबिक कंडीशन ही चाहिए, ऑक्सीजन की एब्सेंस ही चाहिए, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम एग्जांपल है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट ना हो तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, स्विच कर लेते हैं एरोबिक के अंदर। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो जाए तो,
वो स्विच कर लेते हैं ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन पे, जिसमें एग्जांपल है क्लोरोबियम, जिनको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। तो फैकल्टेटिव एरोब्स इज ए टाइप ऑफ एनएरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनएरोब्स इज ए टाइप ऑफ एरोबिक। ये याद रखना है आपको, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। तो रेस्पिरेशन इस तरीके से बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रिप्रोडक्शन के बारे में, हमने शेप ऑफ बैक्टीरिया देखा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया जो आपके मोनेरन्स हैं उनके बारे में देखा, रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम इसके जो एग्जांपल्स है आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और हमारा साइनोबैक्टीरिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही होगा। जब तक लाइव सेशन स्टार्ट नहीं होते, प्लीज़ रिक्वेस्ट आप अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो वीडियोस हैं उसको लाइक करिए, और जो हमारा सब्सक्रिप्शन है उसको भी लीजिए, ताकि जो है पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिलती रहे, और फिर मैं जब लाइव सेशन लूँ तो लाइव सेशन लेने की धमाकेदार हमारी शुरुआत हो। राइट, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है। और देखिए जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है, और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट तो ज़रूर डालना है। जितने व्यूज़ हैं उतने कमेंट्स तो होने ही चाहिए और उतने लाइक होने चाहिए। राइट, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर तो करना ही करना है। चलिए ठीक है, बाय बाय। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कोरोना से अपने आप को बचाएं। बाय बाय।